आपका स्वागत है एमएसटीवी के टॉक शो रूबरू में। मैं यानी नेहा के साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील राय सर, हु इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूपीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ देहरादून एंड अ रिटायर्ड कमांडर इन इंडियन नेवी। वी वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर, सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप नेवी में, इंडियन नेवी में रह चुके हैं कमांडर, उसके बाद आप एजुकेशन फील्ड में आए, तो वो चेंजेस कैसे? प्रोविडेंस है, डेस्टिनी है, भाग्य कहेंगे इसको जी। कि पहले मुझे देश की सेवा का मौका मिला और अब उसके बाद में पहले देश बचाने का मौका था, अब देश बनाने का मौका मिल गया है। बिल्कुल। तो इट्स जस्ट प्रोविडेंस, ऐसा सोचा नहीं था। पर नेवी से रिटायर होने के बाद में 2 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया और उसके बाद में रिक्वायरमेंट थी, मैं गोवा में था, वहाँ जी। पे मैं डीजीएम था एक शिपयार्ड का। और कुछ बॉम्बे में मेरे वापस आने की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, आप यहाँ रहिए। उस समय जहाँ जहाँ भी मैंने अप्लाई किया, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, उनको मैं पसंद आ गया। तो वहाँ से मेरा एजुकेशन का सफ़र शुरू हुआ 2001 में और फिर मैं 3 इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्टर रह चुका हूँ, एसपी जैन, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, डीन रहा हूँ नारसी मुंजी का, और अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर रहा हूँ, काजीरंगा यूनिवर्सिटी जोरहट, एमआईटी यूनिवर्सिटी पुणे जी। एंड अभी यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून। अब मैं इसी यूनिवर्सिटी का चांसलर या प्रेसिडेंट हो गया हूँ। तो ये ईश्वर की मर्जी थी, ऐसा मैं कहूँगा। वेरी इंस्पायरिंग सर। तो जैसे कि अभी आप बताया आपने कि आपका एक मोटिव पीस और सस्टेनेबिलिटी है, तो आपका उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ऐसा मानना है कि इतनी प्रोग्रेस कर ली है मैनकाइंड ने, साइंस, टेक्नोलॉजी, हम चांद पे चले गए, अब मंगल पे भी जा रहे हैं। सब कुछ होने के बाद में भी अगर दुनिया में पीस नहीं है जी। तो इस सबका कुछ मायने नहीं रह जाता है। बिल्कुल। तो पीस जो है सबसे बड़ी चीज इस समय, जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान था वो मिल गया, फिर आपको आराम चाहिए, ऐशो आराम मिल गया, एयर कंडीशनर आ गए, फास्ट ट्रेन्स आ गई, कन्वीनियंट होम्स हो गए, स्मार्ट कार्स आ गई हैं, जी। स्मार्ट होम्स हो गए हैं, पर कहीं वो शांति, वो जो सुकून है वो खत्म हो गया है। तो आजकल मैं अपने बच्चों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से सभी तरह से प्रयास करता हूँ कि ये जो वर्ड है पीस, शांति, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इंसान को सबसे अल्टीमेटली आपको शांति चाहिए। जी। लोग पूरा सब कुछ दुनिया में अर्जित करने के बाद में फिर वो पहाड़ों में जाते हैं कि हमको अब शांति मिल जाए, मैं पहाड़ों में ही हूँ। हम्म। तो पीस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर द मैनकाइंड टुडे। जहां देखो वहां लड़ाइयां चल रही हैं, स्ट्रेस है। स्ट्रेस है, तो मुस्कुराना लोग भूल गए हैं। बिल्कुल। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अभी आपने जैसे टेक्नोलॉजी की बात करी, तो आपने देखा होगा एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें जब हमारा ये लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस जब आया था, उसके बाद ना एक बहुत ज़्यादा एक चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में। सुपर क्लासेस शुरू हो गई थी, घर से ही सब लोग पढ़ रहे थे, क्लासेस ले रहे थे, ज़ूम क्लासेस। सो अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी आई है? जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है हमारे पास एआई, तो आपका क्या उसके ऊपर टेक है? पहली बात तो मैं इस चेंज की बात करूंगा, जैसे जी। आपने पूछा कि कोरोना में जो चेंज आया है, जी। मेजर चेंज जो कोरोना में आया है, एक विश्वास आ गया है कि कोई हमको पढ़ाए नहीं, हम पढ़ सकते हैं, हम बिल्कुल। अध्ययन कर सकते हैं। कोरोना में ऐसे ही हुआ, खास करके जिस क्षेत्र से आप हैं, जो स्किल बेस्ड क्षेत्र होता है, स्किल्स के लिए पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी होती है। जी। तो आवश्यकता यह है कि आप में वो सीखने की लालसा होनी चाहिए, क्योंकि कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप स्वयं नहीं सीखना चाहें। तो कोरोना का एक बहुत बड़ी देन ये हुई कि लोग अपने आप, जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ मोड में अपने आप को सीखने लगे, अपने आप को डेवलप करने लगे। जी। अब आजकल जो टेक्नोलॉजी, जैसा आपने पूछा कि एआई की बहुत बात होती है, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बाकी तो सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज हैं ही अवेलेबल। पर जो मेजर जो एआई का कंट्रीब्यूशन जो होने वाला है, वो एआई एक माहौल क्रिएट करने वाला कंट्रीब्यूशन है। जैसे अभी कोई चीज कैसे होने वाली है, हुँ। ये हम कर रहे हैं, ये हम पेड़ लगाएंगे, यहाँ से बरसात होगी, उसके बाद में ये पहाड़ कैसे दिखेगा, अब ये आपको 20 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिमुलेशन से वो आपको 2 साल बाद कैसा दिखेगा, 4 साल बाद कैसा दिखेगा, 20 साल बाद कैसा दिखेगा, ये सब आप सिमुलेट कर सकते हैं।
तो एआई का जो हर कुछ भी चीज सीखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वातावरण, एनवायरनमेंट, यस। कि इस एनवायरनमेंट में हम कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, जिस पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ध्यान दे रही है, जी। और सब तरफ ये अपने हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो खासकर जैसे अब एक चीज जो आजकल बात कर रहे हैं, काफी चर्चा है, मेटावर्स। मेटावर्स। ना मेटावर्स से यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट फैक्ट्री, कि कल मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, उस फैक्ट्री में लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या वेंटिलेशन होगा, क्या लाइटिंग होगी, ये लाइटिंग कम होगी तो कैसे दिखेगा, अगर ये वेंटिलेशन कम होगा तो उसका कैसे उस पर असर आएगा। एवरीथिंग कैन बी सिमुलेटेड, और आप मेटावर्स में उसको देख सकते हैं। और मेटावर्स से तो एआई और मेटावर्स यूज करते करते आप और हम आज इंटरव्यू ले रही हैं, आप मेरा। जी। अब मैं एक इमेजिन करने की कोशिश करूं कि नेहा आज से 20 साल बाद अगर इंटरव्यू ले रही होंगी तो कैसे होगा, तो आप आज से 20 साल बाद वाली एआई के वो बना देंगे, मैं थोड़ा और बूढ़ा, गाल अंदर, और उस टाइप से, है ना, ये हो जाएगा। और अब तो ये भी पॉसिबल है कि आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, सडनली हम्म। आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, हम्म। यहाँ बीच में आके वो खड़े हो सकते हैं। ये और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, आप सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी। सर हमने अच्छाई की तो बात कर ही ली, बट एक चीज और मेजर फैक्टर जो आता है कि जब हम एआई की बात करते हैं तो उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं, मेटावर्स उसकी भी नेगेटिव चीजें हैं। तो आपका उस पे क्या टेक है? यानी नेगेटिव जो आजकल देख रहे हो आपके, गलत तरीके से पिक्चर्स बनाना, गलत तरीके से मूवीज बनाना, किसी की फोटो की कहीं और लगा देना, उसकी जगह बहुत सारी चीज सुसाइड्स भी होते हैं इसी चक्कर में। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मुझसे पूछा है, जी सर। और इसीलिए मैंने पीस से बात शुरू की थी। टेक्नोलॉजी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। भाई विज्ञान ने आपको न्यूक्लियर एनर्जी दी, उस न्यूक्लियर एनर्जी से आप बॉम्ब बनाइए, तबाही मचा दीजिए। उस न्यूक्लियर एनर्जी से आप एक नदी जिसमें पानी नहीं आता है, दूसरी नदी जिसमें पानी बहुत आता है, इन दोनों नदियों को आप 2 दिन के अंदर जोड़ सकते हैं, थ्रू कंट्रोल्ड इम्प्लोजन्स जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। यहाँ वालों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ वालों के बाढ़ में डूब रहे हैं, ये हो जाने के बाद में अब दोनों को पानी मिलेगा। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो दिया सलाई है, आप उससे मंदिर में दिया जलाइए, या आप उससे किसी का घर जलाइए। तो यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी वो इम्पोर्टेंट है, और जी। वो आती है वैल्यू सिस्टम से, जो आपके संस्कार हैं, जो आपको आपके माँ बाप सिखाते हैं, आपके गुरु सिखाते हैं। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम वाले लोग हैं इंडिया में। तो जो वैल्यू सिस्टम जो हमारे पेरेंट्स ने, बड़ों ने हमको सिखाया है, अगर वो हम याद रखेंगे तो कोई टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं होगा। ये आप, कोई दूसरा रो रहा है तो आप खुश कैसे हो सकते हो, सही इसी बात। पीस की मैं बात कर रहा था। अगर मैंने कोई गलत फिल्म बना दी, क्योंकि मैं एक अच्छा कैमरामैन हूँ, मैं अच्छे से सीख गया हूँ, एक बहुत बढ़िया स्किल है, तो इसको, इसमें आप किसी की डिस्टर्बिंग फोटो ले लीजिए, उनको ब्लैकमेल कीजिए, उनको तंग करिए, एक ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि एक जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, बार बार, आप वहां खड़े हो जाइए रोज जा करके, और वहां पे आप फोटो खींचिए, और उसके बाद में ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेज दीजिए, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसमें से कोई एक आंसर निकालेगा, कई लोगों की जिंदगी बच जाएगी, सेम कैमरा एंड सेम पर्सन। सो टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड। आई थिंक along with the technology, it is the value system that needs to be learned. वेरी ट्रू सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हमने स्किल्स की भी बात करी, तो अगर हम स्किल्स में देखें तो अब एजुकेशन हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, हमने डिग्री ले ली, और एक नहीं दो डिग्री ले ली, बट उसके बाद प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर आप देखिए आजकल जितने भी ग्राफ्स देखेंगे वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबको मालूम है, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि आप भी अभी फाइनल ईयर में हैं, कि आज से 600 साल पहले जी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान था। वी वर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट टू द 50% जीडीपी ऑफ द होल वर्ल्ड। उसके और पहले चले जाए, गुप्ता काल और मौर्य पीरियड, वी वर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी पूरे वर्ल्ड का 70% जीडीपी वॉज कमिंग आउट ऑफ इंडिया। देन केम ए टाइम when our GDP was only 2% of the whole world. That was when the Britishers left. आज हम लोग
4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इकोनॉमी। इन द वर्ल्ड हो गए हैं, यानी हमारा जीडीपी 4th लार्जेस्ट हो गया है अभी। ये एक डिफरेंस आया है। व्हेन यू कनेक्ट दीज डॉट्स, बेसिकली हम जब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थे कई सालों तक, दैट वाज बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सब लोग जो थे उस टाइम, उनमें खुद के हाथ में कला थी। जी। अगर आपके हाथ में कला है, आप करना चाहते हैं, आपने कैमरा चलाना सीख लिया है, आपको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अच्छे से कैमरा चलाना सीख गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं 100 तरीके हैं, आप उससे आप अपना जो है जीवन पार्जन कर सकते हैं। सो बेसिकली आई थिंक द प्रॉब्लम दैट हैज कम इज व्हाई शुड आई वेट फॉर somebody टू गिव मी a जॉब? Why cannot I create my own? इफ आई हैव स्किल्स। If you have skills, you will create things on your own. और जिनके पास स्किल है, उन लोगों ने अपने आप शुरू किया। वेदर इट इज स्टीव जॉब्स, जिनकी पत्नी का आजकल चर्चा हो रही है, वो कुंभ में आई हुई है। जी। स्टीव जॉब्स भी वो थे जिनको, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये लोग वो थे जिनको कॉलेज ने निकाल दिया था। डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के आज सब जो इन लोगों ने किया है उसको अध्ययन कर रहे हैं। तो आई थिंक द बेसिक थिंग ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट जो इशू है, वो हमारे दिमाग में है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बात कर रहे हैं। जी। खुशी की बात ये है, और मुझे बहुत होप है, खासकर आपके जनरेशन से, क्योंकि हम लोग तो देश को यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, यहाँ से वहां तक आपका जनरेशन लेके जाने वाला है। टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड आर कमिंग आउट ऑफ इंडिया। तो अगर आपने चीज ठीक सीखी है, देर हो सकती है पर डिनाई नहीं हो सकता है। तो आप स्किल्स अच्छे सीखे, और मुझे बहुत खुशी है कि जो ये इंस्टीट्यूशन है एएफटी, जो संदीप मारवा जी ने जी। बनाया है, जो यहाँ के सारे ग्रेजुएट्स जो अच्छा कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो एक ही चीज है, बिकॉज उन लोगों ने जो भी कला उन लोगों ने सीखी है उसमें अपने आप को दक्ष बनाया है। चाहे वो डायरेक्शन है, एक्टिंग है, आप इंटरव्यू ले रही हैं, कोई भी जो कला है, अगर आप जो चीज सीख रहे हैं, अगर आपने शिद्दत से अच्छे से सीखी है, तो आप अनएम्प्लॉयड बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे। वेरी इंस्पायरिंग सर। तो बट एक और सवाल यहीं से यही जुड़ता है कि आजकल के ये भी देखिए कि मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो या आईटी जो भी हो, हमारे जहाँ के जो यूथ हैं वो ज्यादातर बाहर यानी कि अब्रॉड शिफ्ट होने की सोचते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा हैं इस वजह से। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ है इस चीज में कि वो लोग वहां क्यों जा रहे हैं? हमारे देश में भी डेवलपमेंट हो सकती है, हमारे देश भी डेवलपमेंट चाहता है। अब वो इशू ये था कि पहले डेवलपमेंट्स उस स्पीड से नहीं हुए। अ, दो तीन बातें हैं। एक तो ये जी। है कि, और मैं बड़े फक्र से बोल रहा हूँ, दुनिया के जितने भी यूथ हैं उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमारा यूथ है, क्योंकि मैंने दुनिया घूमी हुई है। आवर यूथ इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट केपेबल यूथ इन द वर्ल्ड। इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे यूथ को अगर ठीक अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, जी। उनको सही इंस्पिरेशन नहीं दी गई, सपोर्ट नहीं दिया गया, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये आगे जाकर के ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बिकॉज आज वी आर द यंगेस्ट नेशन। 2040-50 में हमको तो आज के हिसाब से और भी ज्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉब्लम ये रही है कि पहले कमेंसरेट विद, जैसे जितने स्पीड से हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ा, ट्रेन्ड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल बढ़ा, उतने हिसाब से हमारे डेवलपमेंट नहीं बढ़ा। और पिछले 10-15 साल से आप देख रहे हैं जितना ग्रोथ हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है। छोटी सी चीज है, जैसे अब कश्मीर है, जी। कई सालों तक कश्मीर, उसको जन्नत हम बोलते रहे, जम्मू को, लद्दाख को। अभी पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक होने के बाद में, पहले जहां एक फ्लाइट जाया करती थी हफ्ते में, आज दिन में 7 फ्लाइट जाती। मतलब 50 टाइम्स ट्रैफिक बढ़ गया है। 50 टाइम्स ट्रैफिक बढ़ गया है, मतलब 50 टाइम्स आपको होटलें ज्यादा चाहिए, 50 टाइम्स रेस्टोरेंट्स ज्यादा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, मेडिकल सिस्टम चाहिए। द होल इकोनॉमी हैज गॉन अप बाय 50 टाइम्स। सो द डेवलपमेंट अगर स्पीड में नहीं होता है, एंड नोएडा इज अनदर ग्रेट एग्जांपल, जी। इज वन ऑफ द द वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट। नोएडा आज से 40 साल पहले बेजान सी, बेजार सी जगह थी। टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस।
डेवलपमेंट हैज टू बी द की, विकास। और खुशी है कि अब आज की जो सरकार है पिछले 10 साल से, वो उनका प्रयास डेवलपमेंट पे रहा है। तो डेवलपमेंट इज द की। और अब क्या हो रहा है, आज जैसे देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है अबाउट 7.5% पे। यूएस इकोनॉमी सेचुरेट हो चुकी है, वो ग्रो हो रहे हैं 1.2 to 2% पे। तो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ है, वहां नहीं है। पहले ये था कि कुछ चीजें सुविधाएं उनके पास थी। 30 साल पहले आप किसी एल्डर से बात करें जैसे आज आप मुझसे कर रही हैं, जी। तो 30 साल पहले की दिल्ली की सड़कें, यहाँ की सड़कें, आप यहाँ से अब देहरादून में 5 साल हुए हैं मुझे देहरादून ज्वाइन किए हुए। पहली बार जब मैं देहरादून गया था बाई रोड और अब जाता हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। टोटल 6 लेन है। पहले हमको 5 घंटा लगता था, अब 2.5 घंटा लगता है टोटली। और मैंने खुद देखा है दोनों तरफ, द काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स दैट आर कमिंग अप, kind of recreational facilities that are coming up. So today development is coming more towards this. And I think today's youth don't have to go anywhere. There are enough opportunities and control the whole world from here. Now it is not going to be US after 20 years. जब आप हमारे एज तक Yes. आएंगे, you all will be controlling the world, not US. Very true, sir. So my next question, we'll move to the commander. I mean, you were in Indian Navy. So एक अग्निवीर जो स्कीम आई थी, उसमें ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उठा था। तो आपका उसके ऊपर क्या टेक एक तो क्या है कि कुछ जो ये जो अग्निवीर स्कीम है, बहुत कुछ समझने के बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने है? ही जी। ये स्कीम ला दी। इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के से बात करने के बाद में सरकार ने फिर इस योजना को लाए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आज जो अमेरिका की ग्रोथ है, एक जमाने में अमेरिका में भी ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस थी, कॉन्सेप्ट था। शायद सर काफी सारे नेशंस है, में जैसे है, कि साउथ कोरिया है, हाँ, यहाँ पर भी मतलब वो मैंडेटरी है, सारे जितने भी सबको नेटिजन्स है 3 साल करना करना पड़ता ही है, थ्री पड़ेगा। टू फाइव ईयर्स का यस सर। प्रावधान है। उससे क्या होता है कि एक दो तीन चीजें हैं। एक तो आप में वो जज्बा आता है कि ये मेरा देश है, आप किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो आपकी हो जाती है, ये देश मेरा है, जज्बा बढ़ता है। दूसरा, एक डिसिप्लिन, एक टफ लाइफ जीने का एक आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, और इसको कहते, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जी। कई बार क्या होता है कि आप जब एक यंग एज पे होते हैं, खास करके 18 to 21, हमें खुद नहीं मालूम होता है कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए क्या अच्छा है। कई बार ये पता नहीं लगता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर ये बाद में पता लगता है 20-30 साल निकलने के बाद में कि शायद मैं ये करता या शायद मैं वो करती, एक रिग्रेट रह जाता है। एक रिग्रेट रह जाता है कि एक्चुअली मैं तो पोएट बन सकती थी, मैंने उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आई। अग्निवीर जो कॉन्सेप्ट है, एक तो हम उस यूथ को ले रहे हैं, उनमें से जो जज्बे के साथ में, और दूसरा एक सिस्टम बनाया हुआ है उसके हिसाब से अगर जो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, सिस्टम होगा। और जो बाकी हैं, ये देश के पास में, आज सोचिए अगर ये 3 अग्निवीर निकल गए, आप इतना ज्यादा यूथ आपका डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, कमिटेड यूथ आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मैंने भी 20 साल 22 साल नौकरी की है फौज में, नेवी में। उसके बाद में फिर मैं सिविल लाइफ में आ गया और एजुकेशन वर्ल्ड में आ गया। जी। वहां पे जो चीजें सीखी उसको मैं यहाँ अच्छे से इस्तेमाल कर सका, इसलिए 4 4 यूनिवर्सिटीज का मैं वाइस चांसलर हूँ। ये वो ट्रेनिंग थी हमारी डिफेंस की। तो ये जो अग्निवीर की कॉन्सेप्ट है वो मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि उनके साथ में एक 3 साल 4 साल की नौकरी के बाद में किसी के पास 22 लाख रुपए हैं बैंक में, तनख्वाह मिली हुई है आपको, और 22 लाख और भी, और आपको तो एक अच्छी कॉन्सेप्ट। अब मैं सोच सकता हूँ, मैं अभी 24 साल का हूँ, जी। मेरे फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ। अब मैं चाहूँ तो आगे जाकर के, मेरे पास उतनी पैसा है, फैमिली को अगर आपको सपोर्ट करना था तो एक खुशी ये है कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दिया, अब मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो अग्निवीर जो कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से बड़ी वेलकम कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ये कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं
कंफ्यूजन क्रिएट किया है। कंफ्यूजन क्रिएट किया है। और अभी तो जैसे ही पहला बैच सिविल लाइफ में आ जाएगा अग्निवीर जी का, इस साल ही आने वाला है, नेक्स्ट ईयर, आप देखिए जब वो लोग परफॉर्म करेंगे उसके 3 साल देखिए, देर विल बी ए डिफरेंस। जहां जहां भी ये लोग जाएंगे, गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट में जाएं, किसी भी महकमे में जाएं, ये वो डिसिप्लिन, वो कमिटमेंट लेकर के जाएंगे। इसी से एक सवाल उठता है ये सर, कि एक आर्टिकल आया था जहाँ पर ये लिखा गया था कि हमारे जो आर्मी में जितने भी यूथ जो जाता है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि वो नहीं जाना चाहते। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का इशू क्या है? नहीं देखिए क्या है कि जैसे मैं जब डिफेंस ज्वाइन की, जी। ये 1975 की बात है। 1969 में सैनिक स्कूल चला गया था, 1975 में नेशनल डिफेंस एकेडमी चला गया। 75 में मेरे सामने एज ए यूथ 17 साल के लड़के के सामने एक अपॉर्चुनिटी एनडीए सबसे बड़ी थी। और 4 साल रुकता तो आईएएस, आईपीएस या वो सब चीजें हो सकती थी। देश में उस समय हम लोग दुनिया के 50 के इस साइड की इकोनॉमी थे। देश में कुछ बनता नहीं था। When I was a child, we were a poor, underdeveloped country. कहीं हमको काउंट नहीं करते थे पूरे वर्ल्ड में। आज की बात दूसरी है। आप लोग तो सिर उठा के घूम सकते हैं, यू आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जी। नॉट ओनली दैट, anything you pick up, anything, we are in the top 10, mostly in top 5. Defense forces, we are the top 5 strongest defense force in the world. Yes. Talk of industrialization, top 10 industrialized nation in the world. Talk of media, we are in the top 10 in the world. Talk of filmmaking, we are in the top 3 in the world. So आज कोई भी चीज जो है वी आर, तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज यूथ के सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, थैंक गॉड फॉर दैट, कि आज सोसाइटी का आउटलुक भी बदल गया है। पहले बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे आप इंजीनियरिंग पढ़िए, बेटी है तो उसको बोलेंगे आप बायोलॉजी पढ़िए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए। अगर आप बोलती थी अपने मम्मी पापा से कि मैं उस टाइम कि मैं मीडिया में जाऊंगी, तो बोलते थे ये कुछ नहीं है, बिकॉज देयर बिल्कुल, वर नो अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल। अभी नाउ देयर आर अपॉर्चुनिटीज, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है तो यूथ विल मेक ए चॉइस, दे विल मेक ए चॉइस। इट्स गुड दैट यू मेक ए चॉइस एंड गो। तो ऐसा नहीं है कि डिफेंस में कोई डिक्लाइन हो गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पहले डिफेंस में अगर अंडर ग्रेजुएट्स इनफैक्ट 8th पास और 6th पास आते थे, आज सारे के सारे हायर सेकेंडरी हैं। तो देयर इज अ बेटर स्टफ, द होल यूथ हैज risen up in quality, and therefore it is not that there is any decline Yes, sir. in anything, because if somebody says that there is a decline, is suggesting that there is a decline in our youth, which I for one will not agree. Okay, sir. यानी कि that article was actually getting this misinformation, this spreading kind of. Absolutely, it's not. See, many people are not joining, but then you do a comparison. See, when we were there, the nation's population was 40 crores. Yes. When I was a child, today nation's population is 140 crores. It is 2.5, 3.5, 3 times jump. मैंने जब अप्लाई किया था एनडीए के लिए, there were about 6,500 people who applied for the National Defense Academy. There were about 220 who were to be selected. I was one of them. And to tell you with lot of pride, I was 3rd in all India. So ये रेशो था। वो रेशो आज ज्यादा है। आज वो 220 has now become 350. So from that angle, 10,000 people should have applied, but there are 60,000 people who apply. So the statistics is quite clear. There is a 10 times more increase in people who are applying. So it's a basically that of ratio. Now you find more people going elsewhere because there are more opportunities. The nation has arrived. We are the most progressive nation in the world. Yes, sir. Thank you so much, sir, for sharing such an insightful session about education sector or an army sector. Thank you so much, sir. Thank you very much. You're watching MSTV Talk Show Rubaru with Neha Chauhan.